नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो अस्पतालों में शायद सबसे आम है। वो ड्रिप, जिसे अक्सर पानी चढ़ाना कहते हैं, यानी नॉर्मल सलाइन या सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। हाँ बिल्कुल। ये इतना आम है कि हम शायद ही कभी सोचते हैं कि ये असल में है क्या और शरीर पर इसका असर क्या होता है। सही कहा। और यही आज हमारी चर्चा का विषय है, ये जानना कि जो चीज़ नॉर्मल कहलाती है वो वाकई में कितनी नॉर्मल है हमारे शरीर के लिए। हाँ, और हमारी जानकारी का आधार स्टैटपल्स और वेबिंडी जैसे भरोसेमंद मेडिकल स्रोत हैं। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये नॉर्मल सलाइन क्या चीज है, ये काम कैसे करता है, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना। हाँ, इसे कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे दिया जाता है, कितनी मात्रा में, किस रफ्तार से, और सबसे जरूरी इसके क्या जोखिम या सावधानियां हैं, क्या ये वाकई हर स्थिति के लिए बेस्ट है। चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये नॉर्मल सलाइन होता क्या है, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हाँ, तो नॉर्मल सलाइन, जिसे हम टेक्निकी भाषा में 0.9% सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन कहते हैं, ये क्रिस्टलॉइड घोल है। क्रिस्टलॉइड। हाँ, क्रिस्टलॉइड मतलब आसान शब्दों में ये पानी में घुले हुए दो मुख्य इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम और क्लोराइड, इनका एक मिश्रण है, बस। अच्छा, और इसे नॉर्मल या फिर वो जो शब्द है आइसोटोनिक, हाँ, वो क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। हाँ, आइसोटोनिक। देखिए, आइसोटोनिक का मतलब है कि इस घोल की जो कुल सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब उसका गाढ़ापन, वो हमारे खून के प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के लगभग बराबर है। ओह ओके, खून जैसा। हाँ, बिल्कुल। सोचिए जैसे दो कमरों में हवा का दबाव बराबर हो। इसकी ऑस्मोलैरिटी, जो गाढ़ेपन का एक माप है, वो करीब 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, जो खून के काफी नजदीक है। बस इसी वजह से इसे आइसोटोनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये आइसोटोनिक है, यानी खून जैसा गाढ़ा। पर ये शरीर में जाकर करता क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाँ। जिसे एमओए कहते हैं। अच्छा सवाल है। देखिए, जब इसे नस के जरिए आईवी दिया जाता है, तो इसकी आइसोटोनिक प्रकृति के कारण ये शुरुआत में कोशिकाओं के अंदर और बाहर पानी का कोई बड़ा असंतुलन पैदा नहीं करता। हम्म। इसका मुख्य काम है इंट्रावास्कुलर स्पेस, मतलब हमारी खून की नलियों के अंदर जो तरल पदार्थ है उसकी मात्रा उसको बढ़ाना। अच्छा। अगर किसी वजह से शरीर में मान लीजिए पानी या खून की कमी हो गई है, तो ये उसे पूरा करने में मदद करता है। वॉल्यूम एक्सपैंडर की तरह काम करता है एक तरह से। और इसमें जो सोडियम और क्लोराइड है, उनका क्या खास काम है, वो क्यों है इसमें। हाँ, वो बहुत जरूरी है। सोडियम जो है वो हमारे शरीर में कोशिकाओं के बाहर जो तरल पदार्थ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसका सबसे महत्वपूर्ण आयन या इलेक्ट्रोलाइट है। राइट। ये शरीर में पानी का वितरण और संतुलन बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और क्लोराइड भी जरूरी है। ये हमारे फेफड़ों और ऊतकों में एसिड बेस संतुलन, मतलब पीएच बैलेंस, बनाए रखने में मदद करता है, एक बफर की तरह। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ने में भी सहायता करता है। अरे वाह। और पानी तो है इसमें, बेस तो वही है। हाँ, पानी तो आधार है ही। हमारे शरीर का लगभग 2/3 वजन तो पानी ही है। तो नॉर्मल सेलाइन सीधे सीधे पानी और ये जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है। हालांकि ये जानना जरूरी है कि शरीर में इन सब का जो अंतिम संतुलन है, सोडियम, क्लोराइड और पानी का, वो मुख्य रूप से हमारी किडनियां यानी गुर्दे वही नियंत्रित करते हैं। अच्छा। और हाँ, यहाँ एक बात गौर करने वाली है। भले ही इसे नॉर्मल कहते हैं, इसमें क्लोराइड की मात्रा हमारे खून से थोड़ी ज्यादा होती है। ओह। हाँ, और इसका पीएच भी खून के मुकाबले थोड़ा कम, यानी ज्यादा एसिडिक होता है, लगभग 5.5 के आसपास। खून का पीएच तो 7.4 के करीब होता है ना। हाँ हाँ। तो ये बिंदु आगे चलकर महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है कि नॉर्मल असल में पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। तो फिर डॉक्टर इसे किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करते हैं, इसकी मुख्य इंडिकेशंस क्या हैं, कब देते हैं इसे। हाँ, तो एफडीए ने इसके कुछ मुख्य उपयोगों को मंजूरी दी है। इनमें शामिल हैं, सबसे पहला और सबसे आम है बाह्य तरल पदार्थ का प्रतिस्थापन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। हाँ, जब शरीर से तरल पदार्थ ज्यादा निकल जाएं, जैसे कि डिहाइड्रेशन में या हाइपोवोलीमिया, यानी खून या शरीर के तरल पदार्थ की मात्रा में कमी हो जाए, जैसे चोट लगने पर खून बहना या गंभीर दस्त लगना। हाँ हाँ। या फिर रक्तस्राव, हेमोरेज में, या गंभीर इन्फेक्शन जैसे सेप्सिस में, इन सब में वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए। ओके। और
दूसरा है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का उपचार। ये एक ऐसी स्थिति है जहां खून कम एसिडिक हो जाता है, मतलब अल्कलाइन, और साथ में फ्लूइड की कमी भी होती है। नॉर्मल सलाइन में क्लोराइड होता है, तो ये उसे ठीक करने में मदद करता है। अच्छा। और तीसरा, सोडियम की हल्की कमी का उपचार। जब शरीर में सोडियम का लेवल थोड़ा कम हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए भी देते हैं। ये तो हुए मुख्य उपयोग। क्या इसके अलावा भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ऑफ लेबल टाइप? हाँ, बिल्कुल। कई और स्थितियों में भी ये काम आता है, जैसे प्राइमिंग सॉल्यूशन के तौर पर। कुछ मेडिकल मशीनें होती हैं, जैसे हीमोडायलिसिस मशीन, उन्हें मरीज से जोड़ने से पहले तैयार करने के लिए। ओके। फिर रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले और बाद में नस को खुला रखने के लिए। हाँ, ये देखा है। और बहुत सारी दवाओं के लिए विलायक डिलुएंट के रूप में। कई दवाएं पाउडर फॉर्म में आती हैं या बहुत गाढ़ी होती हैं, उन्हें सीधे नस में नहीं दे सकते, तो उन्हें घोलने या पतला करने के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल होता है। पर यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि वो दवा नॉर्मल सलाइन के साथ संगत हो, मतलब कंपैटिबल हो, मिलाने पर खराब ना हो जाए। सही बात है। आपने 0.9% नॉर्मल सलाइन की बात की। क्या इसकी कोई और किस्म भी आती है या यही एक होता है? नहीं, एक और आम प्रकार है, वो है 0.45% सोडियम क्लोराइड, जी। जिसे हाफ नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। हाफ नॉर्मल मतलब आधा? हाँ, आधा। ये हाइपोटोनिक होता है, मतलब इसकी सांद्रता खून से कम होती है, करीब 154 मिलीमोल्स पर लीटर। नॉर्मल सलाइन की 308 थी, है? हाँ। तो ये हाइपोटोनिक होने की वजह से शरीर में पानी को कोशिकाओं के अंदर खींचता है। इसलिए ये तेजी से खून का वॉल्यूम बढ़ाने के बजाय शरीर की रोजाना की तरल जरूरत, जिसे मेंटेनेंस फ्लूइड कहते हैं, उसे पूरा करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये खून को पतला करता है, इसके ज्यादा इस्तेमाल से खून में सोडियम की कमी, मतलब हाइपोनेट्रीमिया, और कभी-कभी दिमाग में सूजन, सेरिब्रल एडिमा का खतरा रहता है। इसलिए इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। समझ गई। अब आते हैं इसे देने के तरीके पर, एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसे कैसे दिया जाता है और कितनी मात्रा या रफ्तार, मतलब डोज एंड स्पीड, कैसे तय होती है? ये काफी अहम लगता है। बिल्कुल। इसे देने का सबसे आम तरीका तो है इंट्रावेनस, यानी आईवी, सीधे नस में ड्रिप के जरिए। हाँ। बहुत आपातकालीन स्थितियों में, जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया और नस मिलना मुश्किल हो रहा है, तो इसे इंट्राऑसियस आईओ, यानी सीधे हड्डी के अंदर सुई डालकर भी दिया जा सकता है। ये खासकर रिससिटेशन में काम आता है। ओके। और जैसा हमने पहले जिक्र किया था, नाक साफ करने के लिए नेजल स्प्रे या ड्रॉप्स के रूप में भी आता है। हाँ, वो बच्चों के लिए। हाँ, और अगर हाइपरटोनिक सलाइन देना हो, मतलब जो नॉर्मल से ज्यादा गाढ़ा हो, जैसे 3% या 7%, तो उसे अक्सर सेंट्रल लाइन से देते हैं, जो गर्दन या छाती की बड़ी नस में डाली जाती है। ठीक है। और कितनी मात्रा देनी है या ड्रिप कितनी तेज चलानी है, ये कैसे तय होता है? क्या कोई फिक्स नियम है? कोई एक नियम सब पर लागू नहीं होता। खुराक, डोज और गति या रेट पूरी तरह से मरीज की जरूरत के हिसाब से तय की जाती है। ये कई बातों पर निर्भर करता है। मरीज का वजन, उसकी उम्र, उसकी बीमारी कितनी गंभीर है, और खून की जांच में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल क्या है, किडनी फंक्शन कैसा है, ये सब देखना पड़ता है। अच्छा। इसे देने के दो मुख्य तरीके हैं, जैसा हमने बात की। एक है फ्लूइड बोलस। फ्लूइड बोलस। हाँ, बोलस का मतलब है थोड़े समय में तेज रफ्तार से ज्यादा मात्रा में फ्लूइड देना। ये तब करते हैं जब शरीर में तरल पदार्थ की बहुत ज्यादा और अचानक कमी हो गई हो, जैसे शॉक में या गंभीर डिहाइड्रेशन में, या बहुत खून बह गया हो। ओके। मिसाल के तौर पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एएपी कहती है कि नवजात बच्चों के पुनर्जीवन में 10 से 20 ml प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से बोलस देना पड़ सकता है, और ये अक्सर बड़ी नस से या बड़े साइज की आईवी कैनोला से दिया जाता है, ताकि तेजी से जा सके। ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा है मेंटेनेंस फ्लूइड। इसका मकसद होता है शरीर की रोजाना की तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत को पूरा करना, जब मरीज मुंह से पर्याप्त नहीं ले पा रहा हो। ये ड्रिप धीमी रफ्तार से लगातार कई घंटों या दिनों तक चलती है। इसकी रफ्तार निकालने के लिए डॉक्टर कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक बहुत कॉमन है 4-to-1 रूल। 4-to-1 रूल। हाँ, मोटा मोटा ये वजन के हिसाब से प्रति घंटे कितनी फ्लूइड जरूरत है ये बताता है। जैसे 50 किलो के व्यक्ति के लिए इस रूल से लगभग 90 ml प्रति घंटे की रफ्तार आती है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआती अनुमान होता है। असल रफ्तार मरीज की स्थिति, उसके वाइटल्स, यूरिन आउटपुट,
इन सब को देखकर लगातार एडजस्ट करनी पड़ती है। क्या कुछ खास तरह के मरीजों में इसे देते समय ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है? आपने किडनी का जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, कुछ मरीजों में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, जैसे लिवर या किडनी की गंभीर बीमारी वाले मरीज। इनमें शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक निकालने की क्षमता कम हो जाती है, तो ज्यादा सेलाइन देने से फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, जिससे पेट में पानी भर सकता है, असाइटिस, या शरीर में सूजन इडीमा बढ़ सकती है। वैसे ही दिल की बीमारी वाले मरीज, खासकर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले, इनमें भी फ्लूइड ओवरलोड का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जिससे दिल पर बोझ बढ़ सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हाँ। बुजुर्ग मरीजों में भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनमें अक्सर दिल या किडनी की कार्यक्षमता उम्र के साथ थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा। और बच्चों में भी, उनमें भी फ्लूइड ओवरलोड और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का खतरा रहता है, खासकर वो जो हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस की बात की थी हमने, इसलिए उनकी डोज बहुत ध्यान से कैलकुलेट की जाती है। और प्रेगनेंसी वगैरह में? गर्भावस्था और स्तनपान में इसे जरूरत के हिसाब से सुरक्षित माना जाता है। कई बार डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन के साथ मिलाकर भी देते हैं। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका आपने शुरू में इशारा किया था, नॉर्मल सेलाइन के नुकसान। क्या इसके कोई गंभीर दुष्प्रभाव, मतलब एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और ये जानना वाकई बहुत जरूरी है। नॉर्मल सेलाइन जीवन रक्षक हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के अपने खतरे हैं। दो मुख्य चिंताएं हैं। क्या? पहला है फ्लूइड ओवरलोड। जैसा हमने भी बात की, खासकर किडनी, दिल या लिवर के मरीजों में, अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा तरल पदार्थ जमा हो जाए तो ये फेफड़ों में भर सकता है, जिसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ओह। हाँ, इससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हार्ट फेलियर को बदतर बना सकता है और गंभीर मामलों में जानलेवा भी हो सकता है। बाप रे। और दूसरा है हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये नाम थोड़ा तकनीकी है, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। हाँ बताइए। जैसा मैंने बताया था, नॉर्मल सेलाइन में क्लोराइड की मात्रा खून से थोड़ी ज्यादा होती है और इसका पीएच भी कम होता है, मतलब एसिडिक। हाँ। तो जब ये ज्यादा मात्रा में खासकर तेजी से दिया जाता है तो खून में क्लोराइड का स्तर बढ़ जाता है और खून की एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब खून थोड़ा ज्यादा तेजाबी हो जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे कई दिक्कतें हो सकती हैं। ये स्थिति कुछ बीमारियों को बिगाड़ सकती है, जैसे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। इसीलिए कुछ गाइडलाइंस कहती हैं कि पैंक्रेटाइटिस में लैक्टेटेड रिंगर जैसे दूसरे फ्लूइड को प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा। ये एसिडोसिस शरीर में पोटेशियम के स्तर को भी गड़बड़ा सकता है और मरीज को पेट में तकलीफ भी हो सकती है। ओह, तो नॉर्मल सेलाइन खून को एसिडिक बना सकता है। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। क्या और भी कोई दुष्प्रभाव है इसके? हाँ, कुछ और संभावित दुष्प्रभाव भी हैं, हालांकि ये कम आम है या कम गंभीर। जैसे कभी-कभी बुखार आ सकता है, फेब्राइल रिस्पॉन्स, इंजेक्शन लगाने की जगह पर दर्द, सूजन, नस का सख्त होना, थ्रोम्बोसिस या फ्लेबिटिस, या इन्फेक्शन हो सकता है। कभी-कभी दवा नस से बाहर आसपास के टिश्यू में रिस सकती है, एक्स्ट्राविसेशन, जिससे दर्द और सूजन होती है। और वो जो हाफ नॉर्मल सेलाइन था 0.45%, उससे सोडियम की कमी, हाइपोनेट्रिया और दिमागी सूजन, सेरेब्रल एडिमा का खतरा रहता है, जैसा हमने बात की थी। एक और चीज है एयर एम्बोलिज्म। ये बहुत ही दुर्लभ है पर खतरनाक। अगर ड्रिप लगाते या हटाते समय सावधानी न बरती जाए और हवा नस में चली जाए तो ये घातक हो सकता है। ओह गॉड। तो क्या ऐसी स्थितियां हैं जिनमें नॉर्मल सेलाइन बिल्कुल नहीं देना चाहिए? मतलब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? कब मना करते हैं डॉक्टर इसे देने से? देखिए, कोई ऐसा सख्त नियम नहीं है कि इन स्थितियों में बिल्कुल नहीं देना। हर मरीज का मामला अलग होता है और डॉक्टर फायदे और नुकसान तौलकर फैसला लेते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर किसी मरीज में पहले से ही फ्लूइड ओवरलोड के लक्षण हैं, जैसे फेफड़ों में पानी भरा है, पल्मोनरी एडिमा, या शरीर में बहुत ज्यादा सूजन है, या अगर सलाइन देने से खून के इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ही ज्यादा सावधानी से करना चाहिए। अच्छा। और हाँ, जाहिर है, अगर किसी को सोडियम क्लोराइड या इसके बैग में मौजूद किसी और घटक से एलर्जी है तो इसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है। क्या ये दूसरी दवाओं के साथ कोई प्रतिक्रिया, मतलब इंटरैक्शंस करता है? हाँ, कुछ दवाओं के साथ दिक्कत हो सकती है। दो तरह की बातें हैं। पहली है आईवी इनकम्पैटिबिलिटीज, मतलब कुछ दवाएं ऐसी हैं जिन्हें नॉर्मल सलाइन में मिलाने पर वो खराब हो जाती हैं या जम जाती हैं, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। जैसे? उदाहरण के लिए डाइजेपाम या एम्फोटेरिसिन बी जैसी दवाएं इसके साथ संगत नहीं है।
इसलिए फार्मासिस्ट हमेशा ये चेक करते हैं कि जो दवा सलाइन में मिलाई जा रही है वो उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं। जरूरी है ये तो। दूसरी चीज है ड्रग इंटरैक्शंस। मतलब कुछ दवाएं ऐसी हैं जो शरीर पर वैसा ही असर डालती हैं जैसा सलाइन डालता है, या उसके असर को बढ़ा देती हैं। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड दवाएं जैसे प्रेडनिसोन, ये दवाएं शरीर में सोडियम और पानी को रोकती हैं। अच्छा। तो अगर इन्हें नॉर्मल सलाइन के साथ दिया जाए तो फ्लूइड ओवरलोड का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए डॉक्टर को मरीज की सभी दवाओं के बारे में पता होना चाहिए। इतनी सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो जब किसी को नॉर्मल सलाइन दिया जा रहा हो तो डॉक्टर और नर्स किन चीजों पर नजर रखते हैं? मॉनिटरिंग कैसे होती है? क्या चेक करते हैं वो लोग? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सिर्फ ड्रिप लगा देना काफी नहीं है। मरीज की लगातार निगरानी मतलब मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या देखते हैं? मुख्य रूप से इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले वॉल्यूम स्टेटस। क्या मरीज को पर्याप्त फ्लूइड मिल रहा है? कहीं कम तो नहीं, या कहीं ओवरलोड तो नहीं हो रहा? इसके लिए डॉक्टर मरीज की जांच करते हैं, फेफड़ों को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, कहीं पानी भरने की आवाज, क्रैकल्स तो नहीं आ रही। शरीर में सूजन, एडिमा देखते हैं, खासकर पैरों में। मुंह के अंदर की नमी जांचते हैं। मरीज कितना पेशाब कर रहा है, यूरिन आउटपुट, ये भी एक बहुत अहम संकेत है। टारगेट रहता है कि कम से कम 0.5 ml प्रति किलो वजन प्रति घंटा यूरिन आए। कभी कभी नसों का अल्ट्रासाउंड, IVC अल्ट्रासाउंड भी करके वॉल्यूम स्टेटस का अंदाजा लगाते हैं। ओके। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच। खून में सोडियम और क्लोराइड का लेवल नियमित रूप से चेक किया जाता है। एसिड बेस संतुलन भी देखते हैं, खासकर अगर ज्यादा मात्रा में फ्लूइड दिया जा रहा है। वो हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस के लिए खून की जांच, आर्टीरियल ब्लड गैस, महत्वपूर्ण संकेत, वाइटल साइंस तो लगातार मॉनिटर होते ही हैं। ब्लड प्रेशर, नब्ज की गति, हार्ट रेट। और हाँ, देने से पहले बॉटल या बैग को देखना कि घोल साफ है, उसमें कोई कण या धुंधलापन तो नहीं है, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। और अगर गलती से या जरूरत से ज्यादा मात्रा दे दी जाए तो क्या होता है? इसकी टॉक्सिसिटी या ओवरडोज का क्या असर होता है और उसे ठीक कैसे करते हैं? हाँ, तो जैसा हमने दुष्प्रभाव में बात की, ओवरडोज का मुख्य खतरा वही दो हैं, फ्लूइड ओवरलोड और हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लक्षण क्या होते हैं? लक्षणों में सांस लेने में गंभीर दिक्कत होना, फेफड़ों में पानी भरना, बहुत ज्यादा सुस्ती आना या मरीज का कंफ्यूज हो जाना, लिथार्जी, कंफ्यूजन, ये सब शामिल हो सकते हैं। तो करते क्या है? अगर ऐसा शक होता है तो सबसे पहले सलाइन ड्रिप को तुरंत बंद किया जाता है। फिर लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है, जैसे फेफड़ों से पानी निकालने के लिए दवाएं, डायूरेटिक्स दी जाती हैं। अगर एसिडोसिस ज्यादा है तो उसे ठीक करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन ये बहुत सावधानी से और विशेषज्ञ की देखरेख में ही होता है, क्योंकि इसमें भी सोडियम होता है। जांच में छाती का एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, EKG, खून की जांच, CBC, CMP, ABG, ये सब मदद करते हैं समझने में कि दिक्कत कितनी गंभीर है। ये सब सुन के तो लगता है कि नॉर्मल सलाइन देना उतना सीधा साधा काम नहीं है जितना बाहर से दिखता है। इसमें पूरी हेल्थ केयर टीम की क्या भूमिका है और क्या इस क्षेत्र में कोई नए विचार या बदलाव यानी कि ट्रेंड्स आ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। नॉर्मल सलाइन का सही इस्तेमाल वाकई एक टीम वर्क है। डॉक्टर मरीज के जरूरत के हिसाब से डोज और प्रकार तय करते हैं, फार्मासिस्ट दवाओं की कंपैटिबिलिटी और इंटरेक्शन देखते हैं, और नर्स मरीज को फ्लूइड देने और उसकी लगातार निगरानी करने में सबसे अहम मतलब क्रिटिकल भूमिका निभाती हैं। सबका आपस में कम्युनिकेशन और तालमेल बहुत जरूरी है। और हाँ, हाल के सालों में खासकर जो गंभीर रूप से बीमार मरीज होते हैं, क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो ICU में होते हैं, उनके लिए नॉर्मल सलाइन के इस्तेमाल पर काफी चर्चा और शोध हुआ है। क्यों, क्या दिक्कत है? चिंता इसी बात को लेकर है कि इसका नॉर्मल नाम थोड़ा भ्रामक है। इसकी जो हाई क्लोराइड मात्रा और एसिडिक pH है, उसके कारण जो दुष्प्रभाव होते हैं, खासकर किडनी पर असर और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कुछ अध्ययनों में ये मरीजों के खराब नतीजों से जुड़े पाए गए हैं। मतलब जिन मरीजों को बहुत ज्यादा नॉर्मल सलाइन मिला, उनमें किडनी फेलियर या मृत्यु दर थोड़ी ज्यादा देखी गई कुछ स्टडीज में। ओह, तो क्या इसका कोई बेहतर विकल्प सामने आ रहा है? हाँ, और यही आजकल का बड़ा रुझान है। अब संतुलित क्रिस्टलॉइड्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बैलेंस्ड मतलब ऐसे घोल जिनकी बनावट, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा, खासकर क्लोराइड और pH खून के ज्यादा करीब होते हैं। ये शरीर के लिए ज्यादा संतुलित या फिजियोलॉजिकल माने जाते हैं। इनमें लैक्टेटेड रिंगर्स या प्लाज्मा लाइट जैसे घोल शामिल हैं। अच्छा, लैक्टेटेड रिंगर का नाम सुना है। हाँ, तो 2018 में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ था, स्मार्ट ट्रायल। इसमें ICU में भर्ती हजारों गंभीर मरीजों पर अध्ययन किया गया।
आधे मरीजों को नॉर्मल सलाइन दिया गया और आधों को संतुलित क्रिस्टलॉइड्स जैसे लैक्टेटेड रिंगर या प्लाज्मा लाइट। नतीजे क्या रहे? नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। जिन मरीजों को संतुलित क्रिस्टलॉइड्स दिए गए उनमें नॉर्मल सलाइन पाने वाले मरीजों की तुलना में मृत्यु दर थोड़ी कम पाई गई और किडनी संबंधी गंभीर समस्याएं जैसे डायलिसिस की जरूरत पड़ना वो भी कम हुई। अरे वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष निकलता है? नॉर्मल सलाइन अच्छा है या बुरा? देखिए, अच्छा या बुरा कहना ठीक नहीं होगा। निष्कर्ष ये है कि नॉर्मल सलाइन अब भी कई स्थितियों में एक जरूरी और उपयोगी आईवी फ्लूइड है, खासकर जब तेजी से वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत हो या जब मरीज में क्लोराइड की खास कमी हो। लेकिन इसे आंख बंद करके हर मरीज के लिए डिफॉल्ट या एकमात्र विकल्प नहीं मानना चाहिए। ये भी एक दवा है जिसके अपने फायदे हैं और अपने संभावित नुकसान भी हैं। सही बात है। इसका चुनाव मरीज की व्यक्तिगत जरूरत, उसकी बीमारी क्या है, उसकी किडनी और हार्ट की स्थिति कैसी है और हाँ, हाल के शोध क्या कहते हैं, इन सब बातों पर विचार करके सोच समझ कर किया जाना चाहिए। बहुत खूब। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, नॉर्मल सलाइन यानी 0.9% NaCl एक आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड है जो डिहाइड्रेशन और वॉल्यूम लॉस में बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ। ये शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है। इसे बोलस यानी तेज रफ्तार में या मेंटेनेंस यानी धीमी रफ्तार में दिया जाता है, जिसकी मात्रा और गति मरीज की जरूरत पर निर्भर करती है। बिल्कुल, लेकिन ये पूरी तरह नॉर्मल या हानि रहित नहीं है। इसके दो मुख्य जोखिम हैं, फ्लूइड ओवरलोड और हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब खून का एसिडिक हो जाना, खासकर किडनी और दिल के मरीजों में। इसलिए सावधानी और लगातार निगरानी बहुत जरूरी है। और ताज़ा शोध जैसे वो स्मार्ट ट्रायल ये इशारा कर रहे हैं कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए शायद लैक्टेटेड रिंगर जैसे संतुलित घोल बेहतर विकल्प हो सकते हैं नॉर्मल सलाइन की तुलना में। बिल्कुल, और यहीं पर आकर हम उस सवाल पर वापस पहुंचते हैं जिससे हमने शायद शुरुआत की थी। सोचने वाली बात यह है कि जब नॉर्मल सलाइन हमेशा शरीर के लिए सबसे सामान्य या आदर्श नहीं होता, तो हमें किन स्थितियों में इसके विकल्पों यानी संतुलित क्रिस्टलॉइड्स पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और हर एक मरीज के लिए सबसे सही तरल पदार्थ का चुनाव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये वो सवाल हैं जिन पर चिकित्सा जगत में लगातार मंथन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वाकई ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस गहरे और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को नॉर्मल सलाइन के बारे में एक नई और कह सकते हैं संतुलित समझ मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार।